प्रिय छात्रों, हमने अपने पिछले लेक्चर में यह देखा था कि किस प्रकार रज़िया सुल्तान ने अपने शासन पर अपनी पकड़ मजबूत की, प्रशासन को, शासन तंत्र को किस प्रकार से अपने नियंत्रण में स्थापित किया तथा किस तरीके से उसने अपने विद्रोही सूबेदारों पर अपना अधिकार स्थापित करते हुए उनके विद्रोहों का दमन किया। विद्रोहों के दमन के बाद रज़िया के सामने अगली समस्या थी करमत और मुजाहिदों का विद्रोह। तुर्क सरदार नूरुद्दीन के उकसाने पर करमतों और मुजाहिदों ने गुजरात, सिंध, गंगा और यमुना के तटवर्ती प्रदेशों से आकर दिल्ली के आसपास डेरा डाल दिया और उन्होंने रज़िया के खिलाफ विद्रोह कर दिया। मार्च 1237 में लगभग 1000 करमाती दिल्ली की जामा मस्जिद पर के पास इकट्ठे हुए और उन्होंने दिल्ली की जामा मस्जिद पर आक्रमण कर दिया। रज़िया की शाही सेना ने इस भीड़ को तितर बितर कर स्थिति को अपने नियंत्रण में लिया और इस विद्रोह का दमन कर दिया। जिस समय रज़िया अपने इन विद्रोहों को दूर करने में लगी हुई थी, उस अव्यवस्था का, राजनीतिक उथल पुथल का लाभ उठाकर राजपूतों ने रणथंभौर पर अधिकार कर लिया और किले के चारों तरफ घेरा डाल दिया। जैसे ही रज़िया को ये सूचना मिली, रज़िया ने अपने प्रमुख सेनापति कुतुबुद्दीन हसन गौरी के नेतृत्व में शाही सेना को रणथंभौर के लिए रवाना कर दिया। शाही सेना ने वीरता के साथ लड़ते हुए न सिर्फ राजपूतों को परास्त किया, बल्कि दुर्ग पर अपना अधिकार स्थापित कर रणथंभौर अपने नियंत्रण में ले लिया। लेकिन इस प्रकार की कहानी रज़िया सुल्तान की सेना ग्वालियर पर नहीं दोहरा सकी, ग्वालियर के ऊपर वो अधिकार नहीं कर सके और ग्वालियर रज़िया के अधिकार क्षेत्र में से निकल गया। अगली समस्या और भी विकट थी। 1238 में गजनी एवं बमियान के ख्वारिज्म के सूबेदार मलिक हसन कालुंग ने रज़िया से मंगोलों के विरुद्ध सहायता मांगी। ऐसा इल्तुतमिश के काल में भी हुआ था और क्योंकि मंगोल एक बर्बर जाति थी और सभी राज्यों पर वो अपना आक्रमण कर रहे थे, तो मंगोलों ने ख्वारिज्म के ऊपर भी आक्रमण किया था और ख्वारिज्म के सूबेदार ने यह आवश्यक समझा, क्योंकि वो गजनी का शासक भी है, तो उसको ये लगा कि भारत का जो सुल्तान है वो उसकी मदद अवश्य करेगा। अगर रज़िया इस आक्रमण में सहायता का वादा कर देती तो सीधा सीधा अर्थ था कि मंगोल भारत पर आक्रमण करते। इसलिए रज़िया ने दूरदर्शिता और कूटनीति से सहारा लेते हुए ख्वारिज्म के सूबेदार मलिक हसन कालुंग को कहा कि वो उसे सैनिक सहायता प्रदान नहीं कर सकती, किंतु वो आर्थिक सहायता दे सकती है। और इस प्रकार ख्वारिज्म का सूबेदार मायूस हो गया और रज़िया ने मंगोलों के आक्रमण से अपने राज्य को बचा लिया। रज़िया ने इन समस्याओं का तो सामना कर लिया, लेकिन अभी रज़िया के सामने मुख्य समस्याएं आनी बाकी थी। जैसा कि हम पहले भी कह चुके हैं कि जो ये सूबेदार थे, प्रांतीय सूबेदार थे, वो रज़िया के इस नियंत्रण को बर्दाश्त नहीं कर पा रहे थे और वे एक ऐसा शासक चाहते थे जो कठपुतली हो, और उस कठपुतली शासक को वो गद्दी पर बिठाना चाहते थे ताकि इन अमीरों के प्रभाव में और इन अमीरों की शक्ति में किसी भी प्रकार की कमी नहीं आए। इसलिए रज़िया के शासन पर बढ़ते हुए प्रभाव एवं नियंत्रण को देखते हुए तुर्क सरदारों में आशंका उत्पन्न हुई कि वह उनको भी उनकी गद्दी से या उनकी सूबेदारी से हटा देगी। इसके लिए वो शंकित थे और शंका का एक कारण था कि 1238 में ग्वालियर के शासक जियाउद्दीन जुनैदी को विद्रोह के संदेह में दिल्ली में बुलाया गया, जहाँ से जियाउद्दीन जुनैदी गायब हो गया और फिर दोबारा दिखाई नहीं दिया। इन सूबेदारों को लगा कि रज़िया ने इस जियाउद्दीन जुनैदी को मार्ग से हटा दिया, इसका वध करवा दिया। इसलिए प्रांतीय सूबेदार इतने सशंकित थे कि अब वे सब मिल करके एकत्रित हुए, संगठित हुए और रज़िया को सिंहासन से हटाकर किसी दुर्बल व्यक्ति को शासक बनाने का षड्यंत्र रचने लगे,
ताकि उनका प्रभाव व शक्ति बढ़ सके तथा शासक उनके हाथों की कठपुतली बना रहे। और इस प्रकार अमीर हाजिब इख्तियारुद्दीन एतगीन के नेतृत्व में लाहौर के सूबेदार कबीर खान अय्याज, भटिंडा का सूबेदार इख्तियारुद्दीन अल्तूनिया ने मिलकर रजिया के खिलाफ षड्यंत्र रचना प्रारंभ किया। ये षड्यंत्रकारी सूबेदार इस बात से भली भांति परिचित थे कि जब तक रजिया दिल्ली में है वे उसका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते, क्योंकि दिल्ली में रहते हुए दिल्ली की जनता के सहयोग के कारण उनका षड्यंत्र सफल नहीं हो सकता और वे रजिया को अपने मार्ग से हटा नहीं सकते। इसके लिए इस बार उन्होंने इस प्रकार की नीति अपनाई कि रजिया को मजबूरन दिल्ली से बाहर आना पड़े और जब रजिया दिल्ली से बाहर आएगी तो वे उसका पतन कर देंगे, उसका वध कर देंगे। और इस कड़ी में सबसे पहले 1240 में लाहौर के सूबेदार कबीर खान ने विद्रोह कर दिया। किंतु आशा के विपरीत रजिया ने तत्परता से आक्रमण का दमन किया और इतनी तत्परता दिखाई कि अन्य विरोधियों को सहायता का अवसर भी प्राप्त नहीं हुआ। रजिया ने कबीर को आत्मसमर्पण करने पर मजबूर कर दिया और इस विद्रोह का दमन कर रजिया राजधानी लौट आई। अब अगली बार राजधानी लौटने के 15 दिन बाद ही रजिया को भटिंडा के सूबेदार अल्तूनिया के विद्रोह की खबर मिली। रजिया एक विशाल सेना लेकर दिल्ली से रवाना हुई, किंतु उसके तुर्क अमीरों ने उसके साथ विश्वासघात किया। जब सेना अप्रैल 1240 में तबरहिंद नामक स्थान पर पहुंची तो तुर्क अमीरों ने उसके साथ में धोखा करते हुए उसके विश्वास पात्र व्यक्ति याकूत का वध कर दिया और रजिया सुल्तान को बंदी बना लिया और बंदी बनाकर उसे अल्तूनिया को सौंप दिया। तबरहिंद की कैद में रजिया की सूचना मिलते ही षड्यंत्रकारियों ने, सूबेदारों ने इल्तुतमिश के तीसरे पुत्र बहराम शाह को गद्दी पर बिठा दिया और उसे शासक घोषित कर दिया। कैद में रहते हुए भी रजिया सुल्तान ने हिम्मत नहीं हारी और उसने कूटनीति का सहारा लिया और अल्तूनिया के सामने यह प्रस्ताव रखा कि वह उससे विवाह कर लेगी और दोनों मिलकर के दिल्ली के शासन पर, दिल्ली की गद्दी पर शासन करेंगे। अल्तूनिया ने उसके प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया। दोनों का विवाह हुआ और दोनों संयुक्त रूप से दिल्ली पर अधिकार करने के लिए रवाना हुए। किंतु इस बार षड्यंत्रकारी सजग थे, सचेत थे और उन्होंने बहराम शाह को साथ लेते हुए रजिया और अल्तूनिया की संयुक्त सेना को कैथल के निकट पराजित किया। रजिया की सेना और सहयोगियों ने रजिया का साथ छोड़ दिया तथा वे हिंदुओं के हाथों में पड़ गए, जहां उनके द्वारा 13 अक्टूबर 1240 को उसे अल्तूनिया के साथ मार दिया गया। और इस प्रकार हम देखते हैं कि एक योग्य व कुशल शासक, प्रशासक, साहसी, निडर शासिका रजिया सुल्तान का अंत